हेलो एंड वेलकम टू इजी जीएसटी फॉर यू। मैं हूं आपका होस्ट गिरीश कुलकर्णी और मैं आपका स्वागत करता हूं 6th डे ऑफ 6 डेज एडवांस जीएसटी कोर्स में। हाँ, हमारा आज आखिरी दिन है और आज कोई भी समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्टली टॉपिक पे मैं आता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ डिमांड्स एंड रिकवरी। तो बेसिकली वो प्रोविजंस क्या है ये जानने के लिए हमको कौन से सेक्शंस इसको एप्लीकेबल होते हैं ये जानना पड़ेगा। तो सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 73 और 74 ऐसे दो सेक्शंस है। तो दोनों में भी सेम टाइप के रिलेटेड चीजों को टारगेट किया हुआ है, लेकिन अलग इंटेंशन है दोनों में। तो क्या है वो पहले देखते हैं हम लोग। तो डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड, 5 चीजें बताई गई है दोस्तों। 5 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। टैक्स नॉट पेड, then tax short paid, tax erroneously refunded, और input tax credit wrongly availed, input tax credit wrongly utilized। तो ये 5 चीजें हैं, इन पे हम थोड़ी देर में आएंगे 5 चीजों का मतलब जानने के लिए। बट अगर ये 5 चीजें हुई है तो वो डिटरमाइन करने के लिए और उससे रिलेटेड टैक्स की डिमांड और रिकवरी के लिए सेक्शन 73 और सेक्शन 74 हमें गाइड करते हैं। तो इन 5 चीजों में ये दोनों में से कोई भी एक प्रोसीडिंग्स आपकी इनिशिएट हो जाएगी। कौन सी होगी? तो उसमें बेसिक डिफरेंस है। अगर ये पांचों में से 5 कोई भी एक चीज अगर अदर देन फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से हुई है, या एनी विलफुल मिसस्टेटमेंट से नहीं हुई है, या from an angle of suppressing any facts or records ऐसे नहीं हुई है, मतलब it is genuinely error or something like that, तो उस केस में सेक्शन 73 के प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाएंगे। और अगर the any one of the 5 things has happened on account of fraudulent intention from the taxpayer or any willful misstatement or suppression of facts, ये बेसिक डिफरेंस है। सो इंटेंशनल अगर इवेजन ऑफ टैक्स के एंगल से अगर ये पांचों में से एक चीज हो गई है, कौन सी 5 बोली मैंने? टैक्स नॉट पेड, टैक्स शॉर्ट पेड, इरोनियसली टैक्स रिफंडेड, इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड और रॉन्गली यूटिलाइज्ड। पांचों चीजें हम लोग देखने वाले, बट ये पांचों में से कोई भी एक चीज के लिए ये प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाएंगी। पहले अभी 73 की समरी देखते हैं कि जहां पे इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉडिंग है नहीं, तो उसमें क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ फॉलोइंग फॉर एनी रीजन अदर देन फ्रॉड और एनी विलफुल मिसस्टेटमेंट और सपरेशन ऑफ फैक्ट्स। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी फ्रॉड करने के एंगल से ये चीजें नहीं की गई है। अभी कौन सी 5 है? वो 5 सेम है 73 के लिए भी 74 के लिए। टैक्स नॉट पेड मतलब फॉर एनी सपोज लेट्स से कि टैक्सेबल सप्लाई है, टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड टैक्स है, वो टैक्स हैज नॉट बीन पेड टू द गवर्नमेंट, 3B में से छूट गया इनवॉइस, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ दिस। टैक्स शॉर्ट पेड, 18 rupees tax recovered on 100 instead of 20, instead of 18 the amount paid was 9, so it was a short paid। erroneously refunded, रिफंड के लिए अप्लाई किया। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर नॉर्मल एक्सपोर्ट के रिलेटेड रिफंड है तो आई एम नॉट एलिजिबल टू क्लेम रिफंड फॉर द कैपिटल गुड्स रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर गलती से वो इनवॉइस उसमें मैंने एप्लीकेशन में डाल दी, उससे रिलेटेड रिफंड क्लेम किया और इरोनियसली ऑफिसर ने भी वो प्रोसेस किया, बाद में पता चलता है इट इज इरोनियसली रिफंडेड। इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड, ये दोनों भी कवर किया। अभी इसमें डिफरेंस क्या है? एक तो देखिए कि एलिजिबल क्या है, इसके पहले भी एक चीज आएगी, एलिजिबल कौन सा है। तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स कि मेरा सेक्शन 16(2) के प्री कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं होते हैं, वेदर दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट कवर्ड बाय 17(5) ब्लॉक क्रेडिट एटसेट्रा एटसेट्रा, वो होके मेरा एलिजिबल क्रेडिट आ गया। उसमें तो रूल 36(4) भी आएगा अभी, तो वो सब होके मेरा एलिजिबल क्रेडिट आ गया। एलिजिबल में से मैंने अवेल किया, मतलब मैंने जो क्रेडिट एक्चुअली लिया है वो ये हो गया। एंड यूटिलाइज मतलब मैंने 3B के टाइम पे फाइल करते टाइम इट इज ऑफसेटेड विद द करस्पॉन्डिंग लायबिलिटी। तो इन दोनों में से क्रेडिट की अमाउंट गलत मैंने, मतलब जितना एलिजिबल है उससे ज्यादा अवेल किया,
या जितना एलिजिबल है उससे ज्यादा यूटिलाइज किया, मतलब ऑफसेट किया अगेंस्ट द लायबिलिटी, तो ये भी दोनों केसेस कवर हो जाएंगे। तो ये 5 चीजें क्लियर है अभी कि कौन से 5 सर्कमस्टेंसेस के अंडर 73 74 इशू हो सकती है। तो इट विल बी सेम फॉर 74, सो वी नीड नॉट गो इनटू दीज थिंग्स अगेन। तो ये 5 चीजों के केस में अगर विलफुली नहीं की गई है ये मिसस्टेटमेंट, या सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं है, या फ्रॉड विद अ फ्रॉडुलेंट इंटेंशन और विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड एंड इवेड टैक्स, ऐसा नहीं है, तो सेक्शन 73 आएगा। इसमें क्या होगा, इम्प्लीकेशंस क्या है, तो प्रॉपर ऑफिसर, इसमें अभी इसमें अमाउंट बेस्ड प्रॉपर ऑफिसर है, उसका हम जो मैट्रिक्स है वो बाद में देखेंगे थोड़ी देर में, बट वो प्रॉपर ऑफिसर आपको शो कॉज नोटिस इशू करेगा। इट्स अ बेसिक राइट ऑफ अ टैक्स पेयर, ही शुड बी इंटीमेटेड कि क्या गलती है और उसके बाद ही उससे रिकवरी की जाए। तो शो कॉज नोटिस इशू होगा, उसमें अमाउंट स्पेसिफाई किया होगा किस चीज का, जो भी टैक्स नॉट पेड है, शॉर्ट पेड है, इरोनियसली रिफंडेड है, या आईटीसी रॉन्गली अवेल्डेड है, या रॉन्गली यूटिलाइज्ड है, इसका अमाउंट ऑफ टैक्स वुड हैव बीन स्पेसिफाइड। उसके साथ उस पे इंटरेस्ट भी अमाउंट स्पेसिफाई किया रहेगा और पेनल्टी भी की जाएगी। आप पूछोगे कि कौन सी पेनल्टी, whether the penalty attracted by offenses of section 122, no, the answer is section 73 की खुद की जो पेनल्टी है वो कितनी है, तो पेनल्टी इज 10% ऑफ द टैक्स और 10,000 whichever is higher। तो ये सब कैलकुलेट करके वो इशू कंसिडर हो जाएगा। तो अभी इसमें कुछ बेनिफिट्स है, टैक्स पेयर को कुछ दिया हुआ है रिलीफ। तो जी हाँ, एक रिलीफ टाइम पीरियड दिया हुआ है, वो क्या है, तो पहले तो देखेंगे कि टाइम लिमिट क्या है, व्हाट इज द टाइम बारिंग प्रोविजन फॉर सेक्शन 70 फॉर इशूइंग नोटिसेस, शो कॉज नोटिसेस अंडर सेक्शन 73। तो सेक्शन 73 के दोस्तों केस में फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न ड्यू डेट, 3 साल के अंदर अंदर, 3 साल के अंदर अंदर कंप्लीट प्रोसीडिंग्स पूरी हो जानी चाहिए 73 की। सो 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न ड्यू डेट। मैंने जितने भी एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट पे सेमिनार्स कंडक्ट किए हुए हैं, हर बार मैंने ये चीज बोली थी कि प्लीज डू नॉट इग्नोर सेक्शन 73 एंड 74। जैसे जैसे अपना ऑडिट का डेट आगे बढ़ते जा रहा है, ये अपना 73 और 74 के लिए एक्स्ट्रा पीरियड वी आर गिविंग टू द अथॉरिटीज टू असेस टू consider the proceedings under section 73 74। so very dangerous with the extension of due date of annual return, we are also giving extension to proceedings under section 73 and 74। उनको enough time हम लोग दे रहे हैं जितना बढ़ा के ले रहे हैं, so that one should keep in mind। so due date क्या है इसका, maximum 3 years from the date of ड्यू डेट ऑफ एनुअल फाइलिंग, एनुअल रिटर्न फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। तो अभी 17 18 के बारे में हम लोग देखेंगे कि हम बढ़ाते बढ़ाते अभी 2019 20 में आ गए, तो उधर से कैलकुलेट होगा आगे 3 साल, मतलब इफेक्टिवली वो 5-6 साल तक चला गया। तो एनीवे दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट 3 साल। बट इसमें भी एक बेनिफिट एडिशनली मिलेगा, वो क्या है, तो इसमें ऐसे स्पेसिफाइड है कि एटलीस्ट बिफोर 3 months ऑफ end of the period of 3 years show cause notice should be issued। तो शो कॉज नोटिस इशू करने के लिए मैक्सिमम पीरियड क्या है, एनुअल रिटर्न के ड्यू डेट से 2 years and 9 months, बिकॉज उसके बाद 3 महीने के बाद 3 years कंप्लीट होते हैं। तो बिफोर, जस्ट बिफोर दैट, तो शो कॉज नोटिस कैन बी इशूड अप टिल दिस डेट ओनली, ये समझना हमको जरूरी है। तो दिस वाज द टाइम लिमिट, टाइम बारिंग टाइम फॉर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 73। अभी और एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे हमने देखा कि 10% ऑफ द टैक्स शुड बी पेड एज अ पेनल्टी इन केस ऑफ 73। तो उसमें एक बेनिफिट और दिया हुआ है टैक्स पेयर को, वो क्या है, तो अगर मुझे शो कॉज नोटिस इशू होने से पहले, मतलब आप सामने देख सकते हो कि इसमें एनुअल ड्यू कभी भी 2 year 9 months में कभी भी बिफोर शो कॉज नोटिस इज इशूड एंड सर्व्ड, उसके पहले मैं अगर टैक्स और इंटरेस्ट पे करता हूं, टैक्स और एप्लीकेबल इंटरेस्ट पे करता हूं, तो मुझे यहाँ पे पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं। ये एक मुझे बेनिफिट मिलता है। देखो दोस्तों, तो मुझे कैसे समझेगा कि शो कॉज नोटिस होने वाला है कि नहीं होने वाला है, वो आगे बात करेंगे उस पर। लेकिन शो कॉज नोटिस आने से पहले अगर मैं टैक्स और इंटरेस्ट पे करता हूं, तो मुझे पेनल्टी पे करने की कोई भी जरूरत इसमें नहीं होगी। दूसरी चीज, तो इसमें देखिए 73 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट ही नहीं होंगी, दैट इज अ बेनिफिट दैट अ टैक्स पेयर विल गेट। उसके बाद
लेट्स से कि 2 years 9 months के विद इन शो कॉज नोटिस सर्व होती है, तो इट इज अ वैलिड शो कॉज नोटिस। वो शो कॉज नोटिस इशू होने के अंदर बाद 30 दिन के अंदर अंदर, शो कॉज नोटिस इशू होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर अगर मैं टैक्स और इंटरेस्ट पे करता हूं, तभी भी मेरी पेनल्टी निल हो जाएगी और ये शो कॉज नोटिस ड्रॉप की जाएगी। इसका मतलब है शो कॉज नोटिस निकाला, वो निकालने के इमीडिएटली बाद मुझे आई एग्री दैट इट वाज द टैक्स व्हिच वाज नॉट प्रॉपर्ली पेड बाय मी, तो मैं वो टैक्स अलोंग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट पे कर देता हूँ 30 दिन के अंदर अंदर, तो दैट पेनल्टी विल बी ड्रॉप्ड इमीडिएटली। तो ये और एक बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर 30 दिन के अंदर नहीं करता हूं मैं, तो उसके बाद मुझे 15% 10% ऑफ द टैक्स का पेनल्टी करके पेमेंट करना पड़ेगा, या तो फिर 10,000 विच एवर इज हायर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी देयर इज अ नोटिफिकेशन 49 बाय 2019 जो 9 अक्टूबर 2019 में निकाला गया था। तो उसके अकॉर्डिंगली इट इज मैंडेटरी फॉर द ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर, वो कौन है वो देखेंगे मैट्रिक्स थोड़ी देर में, to issue the intimation under form DRC 01A। ये क्या है कि हम लोग प्रोसीडिंग्स लॉन्च करने वाले हैं 73 के सेक्शन के अंडर। ये रूल 142 को अमेंड करके उन्होंने लाया हुआ है नोटिफिकेशन। तो ये जैसे ही इंटीमेशन मिलता है आप यहाँ पे कवर हो सकते हो, तो द प्रोसीडिंग्स विल बी ड्रॉप्ड इफ यू पे द टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट जस्ट बिफोर द शो कॉज नोटिस इज सर्व। तो शो कॉज नोटिस के पहले DRC 1A आएगा, इससे एक बेनिफिट और टैक्स पेयर को मिलेगा। सो allows taxpayer to avoid penalty and drop the proceedings with the help of DRC 01A intimation issued। अभी कई केसेस में ऐसा होता है, हमारे भी कुछ केसेस हमने देखे हुए कि जिसमें DRC 01 विदाउट इशू किए हुए डायरेक्ट शो कॉज नोटिस निकाले हुए हैं, तो एट टाइम्स यू हैव टू चैलेंज सच थिंग्स, सो यू विल गेट इट you will get that done appropriately। तो DRC 01A ये 9 अक्टूबर के बाद इशू करना मैंडेटरी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना। उसके बाद जैसे मैंने कहा था कि कौन प्रॉपर ऑफिसर है, किसकी नोटिस वैलिड समझी जाएंगी, तो वो देखिए सर्कुलर 31 इशूड है उसके लिए, विच इज February 2018 का सर्कुलर 9 फरवरी पे निकाला गया। तो कौन इशू करेगा, तो 3 मैट्रिक्स में अथॉरिटीज है, हायरार्की है, फर्स्ट सुपरिटेंडेंट, DCAC और एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर। अप टू अभी CGST IGST लायबिलिटी और CGST प्लस IGST लायबिलिटी, ये दोनों की केस ऐसे हुई है। तो CGST अप टू 10 लाख, IGST अप टू 20 लाख, दिस इज अ डबल ऑफ व्हाट दिस इज। तो 10 लाख तक के CGST का अगर केस है तो सुपरिटेंडेंट कैन इशू, अप टू मतलब 10 लाख एंड बिलो, अबव मतलब मोर देन 10 लाख, बट अप टू 1 CR मतलब अप टू 1 CR अमाउंट। तो 10 लाख से 1 करोड़ में डेप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर में इशू, और मोर देन 1 CR अगर है CGST, तो इन दैट केस एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर मस्ट इशू द शो कॉज नोटिस। IGST में डबल अमाउंट है, दिस कंटिन्यूस हियर। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर लेट्स से 20 लाख का CGST का है और इट इज इशूड बाय द सुपरिटेंडेंट, तो वो वॉइड बन जाएगा, तो उसके केस में उसका ज्यूरिसडिक्शन हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया 73 आई थिंक इट इज प्रीटी क्लियर नाउ। तो 73 में हमने देखा था कि देयर वाज द रीजन फॉर द टैक्स वाज अदर देन फ्रॉड और एनी विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। तो अभी कमिंग बैक टू 74, द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल दोस 5 थिंग्स बाय रीजन ऑफ फ्रॉड और एनी विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। अगर ये 3 केसेस में है, विलफुल मिसस्टेटमेंट मतलब जानबूझकर अलग तरीके से दिखा के मैंने टैक्स इवेड किया है, या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स जैसे हमने कल के इसमें इंस्पेक्शन सर्च सीजर में देखा कि कुछ अगर इंस्पेक्शन के टाइम पे ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स मिलते हैं कि वो दिखाए नहीं गए थे, तो दैट कवर्स कम्स अंडर सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। सो वो सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स उसमें डायरेक्टली 74 इशू कर सकता है ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। तो बाकी ये 5 पॉइंट हमने काफी लेंथ में डिस्कस किए हैं, तो ये भी कवर्ड है 74 में। यहाँ पे फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है विद एन इंटेंशन टू इवेड टैक्स। तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, अभी 73 74 आप बोलोगे सेम ही है, सिर्फ इंटेंशन ऑफ फ्रॉड है, तो नहीं, इसमें डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ प्रोसीजरल पार्ट, इन टर्म्स ऑफ टाइम लिमिट्स, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, इन टर्म्स ऑफ सीवियरिटी ऑल्सो।
देखेंगे अभी कैसे। प्रॉपर ऑफिसर एज पर द मैट्रिक्स शो कॉज नोटिस इशू करेगा, इसको भी DRC 01A एप्लीकेबल हो जाएगा सिमिलरली। तो अमाउंट स्पेसिफाइड प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी, इतना भरना है। पेनल्टी क्या अमाउंट कितनी है? 50% ऑफ द टैक्स इफ विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर, मतलब शो कॉज नोटिस निकालने के बाद 30 ऑर्डर पास करने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर अगर वो पेमेंट करता है तो उसमें 50% ऑफ द टैक्स विल बी कंसिडर्ड एज पेनल्टी। अगर नहीं है तो जब भी करता है आगे जाके तब 100% ऑफ द टैक्स विल बी कंसिडर्ड एज पेनल्टी। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी बेनिफिट दिया है, जो कंक्लूजन होने के बाद इमीडिएटली 30 दिन के अंदर अगर वो पे करता है तो इसमें 50% का उसको बेनिफिट मिलेगा। इसमें पीरियड क्या है? मैक्सिमम ड्यूरेशन टू फाइनलाइज एंड कंक्लूड इज 5 इयर्स। 73 में 3 इयर्स था, 74 में 5 इयर्स है। ये कहां से कैलकुलेट होगा? सेम एनुअल रिटर्न ड्यू डेट से 5 साल कैलकुलेट होगा। मतलब 17-18 के लिए देखिए आप 7 साल तक वो चला गया आगे। उसके बाद अभी इधर उधर था 73 में 3 मंथ्स का टाइम, हमको 3 मंथ्स का टाइम दिया था। विद इन जस्ट बिफोर 3 मंथ्स ऑफ द एंड ऑफ द टाइम लिमिट दे मस्ट इशू अ शो कॉज नोटिस। यहाँ पे वो 6 महीना कर दिया है, तो 5 साल माइनस 6 मंथ्स, 4 इयर्स 6 मंथ्स तक कभी भी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से के अंदर अंदर वो शो कॉज नोटिस भेज सकता है। यहाँ पे अगर शो कॉज नोटिस भेजेगा तो उसको कुछ बेनिफिट है क्या? जैसे DRC 01A पहले भेजा तो यस, अगर DRC 01A के हिसाब से वो इमीडिएटली टैक्स एंड इंटरेस्ट पे करता है बिफोर सर्विंग द शो कॉज नोटिस, तो उसको टैक्स इंटरेस्ट करना है और पेनल्टी टू द ट्यून ऑफ 50% ओनली पे करनी है, नॉट टू द ट्यून ऑफ 50% या 100%, वो नहीं करनी है, उसको रिड्यूस पेनल्टी ऑफ 15% करनी है। अगर शो कॉज नोटिस इशू सर्व करने के बाद विद इन 30 डेज वो पेमेंट करता है तो टैक्स प्लस इंटरेस्ट पेड एंड उसके साथ उसको 15 के जगह पे 25% ऑफ द टैक्स विल हैव टू बी पेड एज अ पेनल्टी। और इसी के साथ साथ ये पे करने के बाद इमीडिएटली दिस प्रोसीडिंग्स इशूड अंडर सेक्शन 74 विल गेट ड्रॉप्ड। तो ये और एक बेनिफिट इसको मिल गया टैक्स पेयर को इमीडिएट पेमेंट करने का। इफ ही एग्रीज ही शुड डू इट इमीडिएटली। उसके बाद ऑर्डर पास होने के बाद उसको वापस 2 पीरियड है, 30 डेज 50% ऑफ द टैक्स एज अ पेनल्टी, और 30 डेज के बाद अनलिमिटेड कभी भी जब तक करेगा तब तक 100% ऑफ द टैक्स एज पेनल्टी। तो ये था 74। उसके बाद सेक्शन 78 एंड 79, इसमें डिमांड और रिकवरी के केस में इफ इट इज नॉट पेड विद इन 3 मंथ्स ऑर्डर विल बी इशूड। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट सेक्शन 132 जो प्रोसीडिंग्स है विच टॉक अबाउट प्रोसिक्यूशन, हमने देखा CRPC के रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, तो 132 विल स्टिल कंटिन्यू। क्योंकि ऐसे है कि एक डीमिंग प्रोविजन है यहाँ पे कि अगर 73 74 ड्रॉप हो गया, कैसे ड्रॉप हो गया? DRC 01A 1 आने के बाद इमीडिएटली मैंने before the show cause notice is served I pay tax and interest and if applicable penalty in case of 74, तो मेरी ड्रॉप हो जाएंगी प्रोसीडिंग्स, आएंगी नहीं मुझे नोटिस, या तो फिर मुझे शो कॉज नोटिस आने के बाद विद इन 30 डेज मैंने किया टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी का अप्रोप्रिएट पेमेंट, तो द शो कॉज नोटिस इशू करके जो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की हुई है वो भी ड्रॉप हो जाएंगी। तो इसी के साथ साथ इट विल बी डीम्ड कि हमारा 122 125 129 130 भी ड्रॉप हो गया। ये कौन से सेक्शंस है? तो हमने 15 डेज के कोर्स में देखा था ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। तो 122 में ऑफेंसेस दी है, 21 ऑफेंसेस की लिस्ट दी है इसमें। 124 टॉक्स अबाउट जनरल पेनल्टी, 129 130 टॉक अबाउट जो मूवमेंट के गुड्स में जो इंटरसेप्शन करके जो अगर उसमें प्रॉब्लम्स है, उसमें इश्यूज है, तो उसके डील करने के रिलेटेड जो पेनल्टीज है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये all proceedings are deemed to be dropped if accordingly 73 74 drop, but इसका मतलब ये नहीं कि 132 also will be dropped. Prosecution if required will still continue, that will be depending upon 132 के separate assessment. So that was basically दोस्तों 73 and 74 related to demand and recovery related procedural provisions. If you like this video, please hit the like button. Also share this video with your friends and don't forget to comment below
about how you feel about this video. Also, do not forget to subscribe to our channel Easy GST for you and press the bell icon to get latest updates on GST. This was the last lecture of video lecture of the 6 days advanced GST course. That was GST 2.0. After 15 days GST 1.0 course, which got excellent response from all of you. ये हमने दूसरा कोर्स लॉन्च किया था जिसको भी बहुत अच्छा रिस्पांस आप सबने दिया, इसीलिए थैंक यू सो मच. इसके रिलेटेड सर्टिफिकेट की प्रोसीजर बताने वाला और एक वीडियो हमारा जल्द ही रिलीज हो जाएगा. Do not miss to see that video and accordingly apply for the certificate of this GST course. Thank you so much.